बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो साहब, वक्त के साथ चलना सीखो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करते हैं आप सभी का और प्रारंभ करते हैं आज कक्षा 11 की जो पुस्तक चल रही है हमारी, आरोह भाग 1, उसका 19वां अध्याय। और काव्य खंड के अंदर देखें तो 9वां अध्याय। क्रमशः 1 नंबर से देखें तो 19वां अध्याय है सबसे खतरनाक शीर्षक से जो कविता है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। और यह है पाश साहब की लिखी हुई। उससे पहले साथियों, आप लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नाम है कवि आदि गणेश हिंदी। सर्च करते हो तो इस नाम से लगभग जिस पर 3888 के तकरीबन लोग जुड़े हैं, 3900 भी हो सकते हैं जब तक आप देखें। तो 3800 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सवाल वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। और साथियों, फालतू के पचड़ों में बिल्कुल मत पड़िए आप कि रीट रद्द होगी क्या होगी। जो भूतकाल में चीज़ें घट चुकी है ना, उन पर आप दिमाग लगाओ ही नहीं। ना यूट्यूब पर सर्च करो, ना यूट्यूब पर देखो, ना अखबार में कहीं कुछ आ रहा है तो देखो, पढ़ो ही मत। आपके नंबर कम आए हैं तो वैसे भी आपको आगे तैयारी करने हैं, आपके नंबर ज़्यादा आ रखे हैं तो भी आपको आगे तैयारी करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो निश्चिंत होकर मत बैठो कभी भी। आप हमेशा अध्ययनरत रहिए, आपके साथ यकीनन अच्छा होगा। सरकारों ने क्या कुछ कर रखा है वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कर्मरत रहना, और जो कर्मरत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ निरंतर रहता है वो यकीनन सफल होता है। हम इतनी सी बात जानते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। भारत जो है वो मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए ना तो बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। बीच का रास्ता नहीं होता। वहां से ये पंक्तियां ली गई है पाश साहब की। परिचय देखते हैं इनका, फिर कविता के अंदर आगे बढ़ेंगे हम। मूल नाम अवतार सिंह संधू। मूल नाम क्या है? अवतार सिंह संधू। पूछा जा सकता है पाश साहब का मूल नाम अवतार सिंह संधू। जन्म होता है 1950 में, तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में। तो ये पंजाब के कवि, लेखक, राइटर हैं तो विशेष बन जाते हैं। तो मूल नाम पूछा जा सकता है अवतार सिंह संधू। और तलवंडी में और किनका जन्म हुआ था? जो विशेष प्रसिद्ध तलवंडी में जन्म हुआ था, जो परीक्षा में कई बार उनका सवाल आता है। पंजाब से जुड़े हुए हैं, आप बताइएगा अगर आपको याद आ रहा है तो। प्रमुख रचनाओं में बात करें पाश साहब की, लोह कथा, उड़दे बाजा मगर, साडे समिया बिच लड़ेंगे साथी। ये पंजाबी में रचित रचना इनकी। लोह कथा, उड़दे बांजा मगर और साडे समिया बिच लड़ेंगे साथी। बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। ये हिंदी अनुवादित इनकी रचनाएं हैं। बीच का रास्ता नहीं होता, जिससे ऊपर वाली पंक्तियां ली गई, और लहू है कि तब भी गाता है। निधन हो जाता है 1988 के अंदर। यूं कहिए कि बहुत कम जीवन ही रहा इनका, लेकिन विशेष कार्य किया। पाश समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि है जो माने जाते हैं। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक हुई। रेगुलर रूप से ये अध्ययन है जो नहीं कर सके, नियमितता नहीं रही पढ़ाई में। पाश जो है जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर है, जो उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर है जो दिया। समाज के अंदर जो जन आंदोलन वाला की जो भावना थी उसको अपनी कविता के माध्यम से एक विद्रोही कविता के रूप में, तेवर के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। पाश की जो कविताएं हैं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध है जो देखने को मिलता है। जमीन से जुड़ी हुई कह सकते हैं। पाश जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर है, जो संभव ही नहीं है। मतलब एक गहरी सूक्ष्म दृष्टि के बगैर संभव नहीं है इनकी कविता में वो चीज है जो नजर आती है। चलिए आगे हम बात करें
पास जो है अपने अवतार सिंह संधू साहब जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या आयोजन किया इन्होंने। और सियाड़, हेमज्योति, हॉक, NT47 आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अंडरलाइन कर लीजिए, सियाड़, हेमज्योति, हॉक, NT47 आदि पत्रिकाओं का संपादन करने वाले लेखक हैं तो पास साहब। कुछ समय तक अमेरिका में भी रहे। ये कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे। ये जो आज कविता देखेंगे हम, कौन सी कविता पढ़ेंगे आज? सबसे खतरनाक। कविता का शीर्षक क्या है? सबसे खतरनाक। इस खतरनाक कविता के अंदर, सबसे खतरनाक कविता में क्या है? दिनों दिन अधिक से अधिक जो नृशंस और क्रूर होती जा रही जो दुनिया है ना, उसमें जो विद्रूपताएं देखने को मिलती है, जो लोगों की मानसिकता देखने को मिलती है, उसका चित्रण है। उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है कविता जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी है जो हो जाते हैं। क्योंकि भाई आत्मा की सुनो, तो आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने, जो स्थितियां उसको बदलने की जो प्यास है उसको मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। तो देखिए यहां पर यह पूछ लिया जाए क्या कि जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों को गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। तो पूछ लिया जाए कवि सबसे खतरनाक स्थिति किसको मानता है? तो इस लाइन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्यास, जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को ही कवि क्या सबसे खतरनाक स्थिति है जो मानता है। आगे देखें हम तो कि 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए। 1988 में ये क्या खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए, देश की जनता के लिए क्या शहीद हो गए साहब। अब देखते हैं ये कविता, इसमें क्या कुछ पास साहब ने कहा है सबसे खतरनाक। कविता का शीर्षक भी सबसे खतरनाक कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लोभ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। इतने पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने प्रारंभ में संदर्भ में लिखा गया कविता में क्या, ये पंजाबी भाषा में रचित इस कविता को क्या हिंदी में जो रूपांतरित करने का श्रेय है वो चमन लाल को जाता है। यहाँ पर नाम आया नहीं, लेकिन जो ये कविता है पंजाबी भाषा में रचित, इस कविता को हिंदी में जो ट्रांसलेट किसने किया सबसे खतरनाक वाले को, चमन लाल साहब को जाता है। और ये कविता जो है, जैसे कि ऊपर भी संदर्भ में देखा, कविता जो दिन प्रतिदिन क्रूर और असभ्य होती जा रही जो दुनिया है, जो समाज है, उसकी ओर जो संकेत करती है। यानी कि इस कविता में हमें देखने को मिला कि मानवीय जो मूल्य है उनका ह्रास होता जा रहा है, और उस कवि उस स्थिति में सबसे खतरनाक मानते बदलने वाली जो स्थितियां हैं, जो ऊपर हमने बात की कि स्थितियों को बदलने की जो प्यास है उसके मर जाने और भविष्य के जो सपनों के कहीं गुम हो जाने के चीज़ को, अस्तित्व का जो सबसे खतरनाक मानते हैं। तो इस कविता में उन तमाम परिस्थितियों का, जो प्रतिकूल स्थितियों को व्यक्त किया गया है। कवि क्या कहता है कि दुख की तो मनुष्य के अंदर आपको पता है कि कई परिस्थितियां आती है दुख देने वाली, कष्ट देने वाली, परंतु वे सब है जो खतरनाक नहीं होती है। अब क्या क्या चीज़ें खतरनाक नहीं होती और क्या क्या चीज़ें खतरनाक होती है उनकी हमें जो बात करेंगे। कवि क्या कहता है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। कवि कहता है कि अपनी मेहनत की कमाई गई चीज़ों की जो लूट है ना, उनको लुट जाने की जो घटना है ना, वो सबसे खतरनाक नहीं होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। पुलिस की मार, मेहनत की लूट खतरनाक क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे दोबारा अर्जित किया जा सकता है, ये कोई खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, और ना ही पुलिस की जो मार है वो सबसे खतरनाक होती, क्योंकि जो पुलिस की मार से, डंडे वंडे पड़ने से जो जख्म होते हैं
जो निशान होते हैं, वो दर्द जो होता है वो एक समय बाद खत्म हो सकता है। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। उसके बाद में कवि क्या कहता है कि अपनी ही बात पर वो आगे बल देते हुए क्या कहता है कि किसी के साथ गद्दारी या आपको लोभ लालच कर लेते हैं तो वो भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। आगे कवि कहता है कि आपने कोई अपराध कर लिया और अपराध यानी कि माफ़ कीजिए, आपने कोई अपराध किया ही नहीं, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। आपने कोई अपराध किया ही नहीं है कोई भी, और किसी कारणवश आपके बिना अपराध भी आपको पकड़ लिया गया, तो बिना अपराध के पकड़ा जाना बुरा तो है। और सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो, चुपचाप सहमे हुए दबे हुए उस अन्याय को सहन करना भी बुरा तो है, किंतु ये भी क्या सबसे खतरनाक स्थिति है जो नहीं है। तो मेहनत की लूट, मेहनत करो लुट जाए तो भी खतरनाक नहीं, पुलिस की मार पड़ जाए तो भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि लुट गया तो वापस अर्जित किया जा सकता है, मार पड़ गई दर्द तो ठीक हो सकता है। ये गद्दारी लोभ लालच ये भी उतना बुरा नहीं है। बैठे बिठाए आप चुपचाप बैठे हो, बिना कोई अपराध नहीं किया, फिर भी पकड़ लिया जाए तो भी उतना बुरा नहीं है। और चुपचाप जकड़ लिए गए हो आप, यूं ही कि मतलब अन्याय जकड़े जाना का मतलब एक अन्याय सहन कर रहे हो आप बिल्कुल चुपचाप चुप होकर, तो भी उतना बुरा नहीं है। आगे क्या है, कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है। कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। आगे कवि क्या कहता है कि झूठ दिखावा और कपट के संसार में हम सच होते हुए भी अगर कहीं दब जाया करते हैं, कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है, कि आप सही हो अपनी जगह लेकिन कोई आपके साथ छल करके कपट करके झूठ कपट करके पाखंड करके आपको दबा देता है आपके सच को, तो वो बुरा तो है, वो बुरा तो है। किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, यानी कि जुगनू की रोशनी में पढ़ने में को विवश है, यानी कि सीधी सी बात है साधनों की कमी। जुगनू की रोशनी में पढ़ने से यहाँ तात्पर्य है, जुगनू की लो में पढ़ने से कि साधनों के अभाव में आप बिल्कुल जी रहे हो, साधनों के अभाव में जुगनू की रोशनी पढ़ने में आप विवश हो। और मुट्ठियां भींचकर पढ़ना बुरा तो है, लेकिन मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। लेकिन जो विधाता है, जिस व्यवस्था है जो आपके समक्ष, उस व्यवस्था रूपी जो अन्याय है उसको सहन कर आप समय अपना कैसे भी गुजार लेते हो, कैसे भी काट लेते हो, ये बुरा तो है, मगर ये क्या सबसे खतरनाक नहीं। ये चीज़ें क्या है, इतनी सब चीज़ें बुरी तो है आपके लिए, लेकिन ये जो कहते हैं ना सबसे खतरनाक वाली बात, वो सबसे खतरनाक नहीं है, इनसे और भी कुछ आगे है। आगे देखिए साहब, आगे हम देखें कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में क्या रुकी हुई होती है। इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। देखिए, जो फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, जो अवतार सिंह संधूपाद साहब हैं, ये रचना है सबसे खतरनाक, इसके माध्यम से क्या जो समाज में विद्रूपताएं हैं, प्रतिदिन जो समाज है जो एक तरीके से जो ये दुनिया क्रूर होती जा रही है, सभ्य होती जा रही है, उसकी ओर जो संकेत कर रहे हैं। यानी कि मानवीय जो मूल्य हैं उनको ह्रास होता जा रहा है, उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम सहन कर जाना। यहाँ तक देखते हैं तो कवि क्या कह रहा है इन पंक्तियों में कि सबसे खतरनाक स्थितियाँ क्या होती है। सबसे खतरनाक स्थितियाँ वो होती है जब हम अपने जीवन के साथ समझौता करके सीमित सोच के साथ एक तरीके से सिमट कर रह जाते हैं, सीमित सोच के साथ सिमट कर रह जाते हैं, बिल्कुल अपनी संकुचितता के साथ में। इसलिए कवि पाश क्या कहता है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, कि इंसान अपने जीवन के जो आनंद है, जीवन का जो हर्षोल्लास है, उसको छोड़कर एक मुर्दे की तरह, एक मुर्दा या मूक दर्शक होकर
सब कुछ खामोशी से सहन कर जाता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, यानी कि अपने जीवन का जो आनंद है, जो खुशियाँ हैं, हर्षोल्लास है, उसको तो त्याग देता है और एक मूक दर्शक की तरह, एक मुर्दे की तरह सब कुछ खामोशी से चुपचाप है जो सहन कर जाता है। मानो उसने जो अपने भाव हैं जो उसके शिथिल पड़ गए एक तरीके से हैं, वो है जो सबसे खतरनाक होता है। न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, कोई उसके अंदर तड़प नहीं होती है कोई, एक तरीके से बिल्कुल वो शिथिल पड़ जाता है। तो वो है जो उसके लिए सबसे खतरनाक होता है, यानी अनजाने में उसके जीवन का क्या यंत्रीकरण हो जाता है और उसे मालूम भी नहीं है। लोग उसको काम में लेने लग जाते हैं और उसको मालूम भी नहीं है। वो सबसे खतरनाक होता है। घर से निकलना काम पर, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य का काम सिर्फ घर से निकलकर काम पर जाना या फिर काम से लौटकर घर आना रह गया है। कहीं ना कहीं उसके सपने हैं जो मर गए हैं, कहीं ना कहीं उसके सपने लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना सब। तो यानी कि आदमी क्या करता है, माफ करें, आदमी काम पे जाता है, आदमी काम से लौटकर घर आ जाता है और यह सबसे खतरनाक है कि उसके सपने हैं जो मर गए हैं, उसके सपने मर गए हैं। ये वाकई सबसे खतरनाक बात है। कहीं ना कहीं उसके सपने हैं जो मर गए हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। काम पे जाता है, आ जाता है, बस। आगे कवि क्या कहता है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में, आपकी नज़र में रुकी हुई है। आगे कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती, बंधी हुई है, चल रही है, चलती हुई भी आपकी दृष्टि से, आपके दृष्टिकोण से, आपकी नज़र में रुकी हुई है। यानी कि आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टिकोण से उस संबंधित जो घड़ी है, घड़ी के समान ही जो जीवन है जो आपका स्थिर हो गया है। जिस प्रकार आपको जो आपकी कलाई में घड़ी बंधी हुई है वो आपको रुकी हुई नजर आ रही है, उसी तरीके से आपका जीवन आपको स्थिर लगता है। जबकि मनुष्य क्या दिन प्रतिदिन जो हो रहे परिवर्तन है उनको, उनके अनुसार खुद को ढालना है जो भूल जाता है। और कवि की दृष्टि से ये सबसे खतरनाक होता है। तभी तो कहते हैं समय के साथ चलो भाई साहब। जो व्यक्ति समय के हिसाब से नहीं चलता, समय के साथ नहीं चलता है, उसको समय बहुत पीछे छोड़ देता है। तभी कह रहे हैं कि आज में जियो साहब, आज के हिसाब से, आज की परिस्थितियों के हिसाब से चलो, पीछे क्या कुछ हो गया उसको भूलो आप, तभी है जो आगे बढ़ पाओगे। सीधा सीधा इसमें उतना कोई अर्थ है नहीं, अलग से थोड़ा सा समझने का देखना है, दिमाग में ये रखना है। मानवीय जो मूल्य हैं उनका ह्रास होता जा रहा है। समाज के अंदर जो भी विद्रूपताएं, जो भी अजपयता व्याप्त हुई है, जो भी क्रूरता आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए रचा गया है। देखिए, सबसे खतरनाक वह आंख होती है, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में है जो खो जाती है। कवि क्या कहता है, कवि यहाँ पर कहता है सामाजिक जो जितनी भी समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको दृष्टिगत करते हुए यहाँ पर कहता है कि ऐसी विद्रूपताओं का जो विरोध न करना सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। जो समाज के अंदर जो विद्रूपताएं आ गई है उनको देखते हुए भी आप उनका विरोध नहीं करते, यह सबसे खतरनाक होता है। तो कवि पुरजोर तरीके से क्या कहते हैं कि सबसे खतरनाक वे चेतना माफ करें, वे चेतना शून्य आंखें होती है जो अपने सामने कोई अन्याय हो रहा है फिर भी वो चुपचाप है जो देखती रहती है, चुपचाप है जो सहन कर लेती है। मानो वे आंखें क्या जमी बर्फ के समान हो गई है, कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ हो जाती है। तो यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ हो जाती है, जमी बर्फ यहाँ पर क्या हो रही है, आंखों के लिए है कि आंखें जमी बर्फ हो जाती है कि सामने अन्याय दिख रहा है, आपको अन्याय हो रहा है, फिर भी वो कुछ है जो प्रतिक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल चेतना शून्य हो जाती है, जैसे कि बर्फ जमी होती है वैसे वो जम गई हो। समझ में आ गई बात? मानो जैसे वे आंखें जमी बर्फ के समान हो गई हो, जिसकी नज़र
दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्य हिंदू राव के उलटफेर में खो जाती है। आगे कवि क्या कहता है कि जिन आँखों में दुनिया को प्यार और सौंदर्य की भावना से देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, कि जिन आँखों में दुनिया को प्यार से, सौंदर्य से, स्नेह के साथ, दुलार के साथ उस भावना का जो सामर्थ्य होता है वो सामर्थ्य होना चाहिए। अफसोस है कि उन आँखों में ईर्ष्या और घृणा की भावना है जो पसरी हुई है। मोहब्बत से चूमना भूल जाती है मतलब उन आँखों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति मारकाट करने का, जलन का वो भाव है जो वो पसरा हुआ है। और जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, और ऐसी आंखें स्वार्थ में डूबकर अंधी हो जाती है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, ऐसी आंखें क्या स्वार्थ में डूबकर क्या हो जाती है, अंधी हो जाती है, अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है। इनमें स्वार्थ में डूब जाती हैं आंखें, और बस किसी से कुछ पैसा मिल गया, अन्याय हो रहा है, अन्याय के सामने बोलेंगे नहीं, प्यार लोगों से करेंगे नहीं, थोड़ा सा 1000 रुपये दे दिए, 5000 रुपये दे दिए, इसके बारे में तुम्हें बोलना नहीं है, बस उस स्वार्थ के चक्कर में 5000 रुपये लिए चुप हो गए साहब। स्वार्थ तो आंखें स्वार्थ में डूब करके अंधी हो जाती है और उस लोभी की दुनिया की तरफ है जो ढल जाती है, लोभी दुनिया की तरफ है जो ढल जाती है, यूँ कहिए आप, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्य हिंदू राव के उलटफेर में खो जाती है। आगे कवि कहता है कि लोग रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं, जो काम है रोजमर्रा की, उनमें इस कदर खो गए हैं कि उन्हें जो अपना जो जीवन है, अपने जीवन की जो बाकी कमियां, बाकी जो काम है, जो खुशियां हैं, उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्य हिंदू राव के उलटफेर में खो जाती है। जो रोजमर्रा के काम है उनमें पड़े रहते हैं, जो बाकी खुशियां हैं जीवन की, जो बाकी जीवन के काम है, प्रेम से रहना, लोगों से मिलना, अच्छे से व्यवहार करना, उनकी कोई फिक्र नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लक्ष्यहीन हो गए हैं, जो वाकई में सबसे क्या खतरनाक है, एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। उन आँखों को कोई मतलब ही नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे प्रतीत हो रहा है लक्ष्यहीन हो गया है, और वाकई में ये चीज़ है जो सबसे खतरनाक है। आगे देखिए आगे क्या है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है, मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। यानी कि यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि कवि चांद के बारे में कहते हैं कि सबसे खतरनाक है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर क्या चढ़ता है। सबसे खतरनाक वह चांद है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है। तो वीरान हुए आंगनों पर कौन चढ़ता है? चांद। यहाँ पर सीधे सीधे पूछे सवाल तो चांद चढ़ता है। मतलब इन पंक्तियों का भावार्थ ये है, अर्थात चांद जो है उस संबंधित हत्याकांड का गवाह बन जाता है, मगर फिर भी सौंदर्य और शांति का प्रतीक चांद खामोशी से अपनी चांदनी बिखेरने में जो व्यस्त रहता है, बिल्कुल क्या रहता है? व्यस्त रहता है बिल्कुल, और वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। यानी कि चांद की जो चांदनी वो मिर्च की तरह लोगों की आंखों में नहीं गढ़ती है, और नहीं लोगों को उससे किसी प्रकार का भय है। तो ये जो कविता है सबसे खतरनाक, इसमें क्या चांद का आश्चर्य जो उन लोगों से है जो अत्याचारों को चुपचाप सहन करता है। सबसे खतरनाक वह चांद है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। यानी कि कोई घटना हो रही है, कोई कांड हो रहा है और उसको कोई देख रहा आदमी, एक सज्जन आदमी है जिसकी ओर लोग नज़र उठा के देखते हैं कि यार अच्छा आदमी है, और वो चुपचाप रहता है, फिर हत्याकांड होने के बाद में जाता है। तो चांद जो है, चांद से आज से उन लोगों से है, यहाँ पर सबसे खतरनाक चांद से आज से उन लोगों से है जो अत्याचारों को चुपचाप सहन करते रहते हैं और अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ जो नहीं उठाते हैं, और उनको कवि ने क्या सबसे खतरनाक चांद की जो संज्ञा दी है। तो चांद की संज्ञा किसको दी है? उन लोगों को दी है जो चुपचाप अन्याय है जो सहन करते हैं और उसकी आवाज़ जो नहीं उठाते हैं। उन लोगों को कवि ने क्या चांद की है जो संज्ञा दी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ है जो समझ में आ रही है अच्छे से। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर भी कर दो सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर लेना।
आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह गीत होता है, आगे कवि क्या कहता है कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। और सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं हुआ हुआ करते गीदड़, और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगठों पर है जो चिपक जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक मर्सिया शब्द आया है। तो मर्सिया जो होता है किसी की मृत्यु पर किसी के शोक में करुण रस के रूप में जो लिखा जाता है, गीत लिखा जाता है, गीत जो पढ़ा जाता है वो मर्सिया कहलाता है, मृत्यु में करुण रस में के रूप में। तो ये ध्यान में रखना मर्सिये का। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पढ़ता है। यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि अपने कविता के माध्यम से कहना चाहता है क्या, कि वह गीत सबसे खतरनाक होता है जो किसी मृत्यु या किसी के शोक पर गाया जाता है। वह गीत है जो सबसे खतरनाक होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पढ़ता है यानी कि वो गीत सबसे खतरनाक होता है जब किसी की मृत्यु या फिर शोक पर जो गाया जाता है, या फिर यूं कहें कि लोग जो उसे सुनकर भयभीत होते हैं। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, जिसे सुनकर लोग क्या भयभीत हो जाते हैं। वास्तव में वह शोक गीत लोगों के दरवाजों पर दस्तक देकर, वो जो शोक गीत लोगों के दरवाजों पर दस्तक देकर किसी गुंडे के समान अकड़ते हैं या फिर क्या प्रतीत होते हैं। कवि की नज़रों में ऐसे जो गीत है ना, ऐसे जो गीत है वो सबसे क्या खतरनाक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इस तरह के गीत होते हैं वो लोगों में बुराइयों की क्षमता, बुराइयों से लड़ने की क्षमता पैदा करने के बजाय क्या उनमें डर का भाव जगाते हैं। देखिए, आप कोई किसी के समक्ष किसी के जीवन में दुख आ गया है, कोई खत्म हो गया, फिर वहाँ पर ऐसे गीत पढ़ते हो, शोक वाला करुण वाला गीत आप पढ़ने लग जाते हो, तो वो लोग मोटिवेट होंगे या फिर डिमोटिवेट होंगे। अगर जगह जगह यही कहानी सुनाओगे आप, वो ऐसे हो गया उसके ऐसे, तो वो लोग डिमोटिवेट होंगे, ऊर्जा उसमें कहाँ रहेगी। तो वो और है जो क्या हो जाएगा, उसके हिम्मत बंधने की बजाय वो क्या अपने आप को हताश महसूस करेगा। और आप उसे संबल वाला कोई मोटिवेशन वाला तरीके का गीत बिल्कुल सुनाओगे, अच्छा सा अच्छी फीलिंग वाला, तो वो क्या उससे लड़ने की अंदर क्षमता पैदा होगी। लेकिन यहाँ तो जो मृष्य वाला गीत पढ़ा जा रहा है लोगों के सामने, दरवाजों से मतलब ये लोगों के जन को जो भी आ रहा है सामने, उसको बिल्कुल निराशा वाली इस तरीके की बातें हैं, जो इस तरह का गीत है जो लोगों को सुनाया जा रहा है, जिनमें क्या लोगों में बुराई से लड़ने के खिलाफ क्षमता पैदा करने के बदले उनमें क्या डर का भाव है जो जग रहा है। आगे कवि पाश क्या कहता है सबसे खतरनाक वह रात होती है। कवि पाश कहता है कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढुलती है, रूह यानी आत्मा, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते रहते हैं गिद्दड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर है जो चिपक जाते हैं। चौखट आप समझते हो दरवाजे वाली। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, जो निराशा रूपी घनघोर रात है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जो निराशा रूपी जो घनघोर एक रात है ना, जो जिंदा रूह को भी, आत्मा को भी जिंदा रूह के आसमान पर ढलती है, जिंदा आत्मा के आसमान पर ढलती है, जो एक तरीके से निरुत्साह का क्या है प्रतीक होती है। और ऐसी रात सबसे खतरनाक होती है। तो कवि क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं। कवि कहता है कि लोग इतने भयभीत कर दिए जाते हैं कि उनके अंदर क्या उल्लू और गीदड़ की तरह भय है जो चिपक जाता है। इस तरह की बातें करके रातों के अंदर भी इस तरीके की बातें की जाती है, इस तरीके की चीज़ें उनके समक्ष की जाती है लोगों के सामने। आज के समाज में ये हो रहा है कि लोगों को इतना भयभीत कर दिया जाता है कि उनके अंदर उल्लू और गीदड़ की तरह भय चिपक जाता है। सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के तरह बंद दरवाजों चौखटों पर क्या चिपक जाते हैं। तो ये हुआ हुआ करते उल्लू जो बोलते रहते हैं उनके अंदर इतना भय भर दिया जाता है, वो कभी निराशा और उदासी पर से जो उबर ही नहीं पाते हैं। और यहाँ तक कि डरे हुए लोग क्या अंधेर युक्त लोग इतने डर जाते हैं तो वो अपने अपने दरवाजों चौखटों के बाहर आने की जो कल्पना भी नहीं कर पाते। चिपक जाने का मतलब है अपने घर के अंदर ही बंद हो जाते हैं। बाहर कुछ भी हो रहा है ना, आजकल होता है बाहर कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, किसी के कुछ अन्याय हो रहा है, गेट बंद कर लेते हैं, चलो गेट बंद कर लो, अंदर चलो, अपने कोई मतलब नहीं है। तो डरे हुए लोग, इतने डर गए लोग अंदर अपने निराशा से इतने चिपक गए हैं
कि अपने घर से बाहर निकलने की जो कल्पना भी जो नहीं कर पाते हैं। तो कवि कह रहा है कि ये सबसे, कवि की नज़रों में ये सबसे खतरनाक है लोग, अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं और उनके अंदर डर भरा जा रहा है, उस डर की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे, विरोध भी नहीं कर पा रहे, ये सबसे खतरनाक बताता है कवि यहां पर। आगे देखिए अंतिम पंक्तियां। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है? कवि यहाँ पर कह रहा है कि सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। कवि कहता है कि वह दिशा रूपी जो गलत काम है वो सबसे खतरनाक है, वह दिशा खतरनाक होती है, मतलब वह काम सबसे खतरनाक होता है, दिशा रूपी गलत काम सबसे खतरनाक होता है वो जिसे करने में आत्मा रूपी सूरज डूब जाए। आत्मा का सूरज, आत्मा रूपी सूरज जो डूब जाए, यानी कोई गलत काम कर रहे हो फिर भी आपकी आत्मा है जो मर जाए, बिल्कुल आप वो गलत काम गलत दिशा में जो बढ़ने लगे, तो गलत काम, वो गलत काम है जो वह दिशा रूपी जो गलत काम है ना वो सबसे खतरनाक होता है, जिसको करने में आपका आत्मा रूपी सूरज जो डूब जाए, आत्मा है जो मर जाए, बस आंखें बंद है, आत्मा कह रहा है ये काम नहीं करना फिर भी आप करे जाए, तो आत्मा रूपी जो सूरज वो डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। और मतलब कि लोगों को अच्छे बुरे में फ़र्क का एहसास ही नहीं रह जाता, और इस तरह हमारे जो गलत काम है, गलत कार्यों का जो प्रभाव है वो मुर्दा रूपी धूप के समान होता है। मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा जो मुर्दा रूपी धूप के समान होता है, जो कवि की नज़रों में क्या है सबसे खतरनाक है साहब, ये बात आती है। कवि कहते हैं ऐसे लोगों की जो मुर्दा धूप के समान ही होती है, जो स्वयं को जख्मी करती है। कवि क्या कहता है कि ऐसे लोगों से की गई जो उम्मीदें हैं ना, ऐसे जो लोग जिनकी आत्मा मर जाती है और वो गलत दिशा में काम करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों से अगर उम्मीद की जाए ना तो वो उम्मीदें प्राय क्या है, मुर्दा धूप के समान ही होती है, जो स्वयं को ही क्या जख्मी करती है, आपके जिस्म के पूर्व में है जो चुभ जाए, आपको ही है जो जख्मी करती है। आगे कवि क्या कहता है, वही पंक्तियां प्रारंभ वाली कि मेहनत की लूट है जो सबसे खतरनाक नहीं होती है, मेहनत की गई चीज़ों लूट जाए अगर तो वो घटना सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उसे दोबारा अर्जित किया जा सकता है। पुलिस की मार भी उतनी है जो खतरनाक नहीं होती है, उसके दर्द को, उसके जख्मों को, उसके निशान को भी है जो एक समय के बाद ठीक हुआ जा सकता है। आगे गद्दारी लोभ मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। इसके बाद में कवि अपनी बातों पर और आगे जोर देते हुए क्या कहता है कि ये भी किसी के साथ गद्दारी कर लेना, लोभ लालच कर लेना, ये भी उतना खतरनाक नहीं होता है। कवि की नज़रों में खतरनाक तो क्या स्थिति है, जब लोगों के अंदर से प्रतिरोध और संघर्ष करने की क्षमता ही खत्म हो जाए, ये सबसे खतरनाक है जो स्थिति होती है साहब। उम्मीद करता हूँ ये सबसे खतरनाक जो कविता है पाश साहब की, अवतार सिंह संधू साहब की, अच्छे से समझ आई होगी। बाकी शब्दार्थ मैंने बताए दिए, फिर भी देख लो आप। गद्दारी व्यक्ति देश या शासन से द्रोह या धोखा करने वाला, बैठे बिठाए अनायास, तड़फ बेचैनी, वीरान उजड़ा व मरसिया करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है, रूह आत्मा चौकटो यानी चौकटो। तो ये था अध्याय, अच्छा लगा होगा, लाइक करके बताएं आप मुझे, शेयर भी करें सभी दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर किया करें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल, आप अगर डिमोटिव रहते हैं तो वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ मैं, पढ़ाई से रिलेटेड, किस प्रकार से क्या कुछ पढ़ना चाहिए, आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, तो इस पर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, अपनी 3 बजे 3 PM पर ये पाठों वाली क्लास होती है, पाठों वाली, और शाम को 8 PM पर अपनी अभी चल रही है काव्य शास्त्र वाली क्लास, जिसमें अलंकार छंद हमने कर लिए, और अभी चल रही है रस। कल हमने रस की, काव्य रस की कक्षा है जो प्रारंभ की थी, कल से रस प्रारंभ किए थे, और रस जहाँ से मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, यकीन मानिए एक सिंगल सवाल आपका रस का है जो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, आपको विश्वास होता है, आपको यकीन होता है और आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और साथियों को भी जोड़िए, और कंटेंट की जो गुणवत्ता है कंटेंट के अंदर, वो आपको कहीं भी कम नज़र नहीं आएगी, आपको बेहतरीन मिलेगा, और वो भी निःशुल्क रूप से। ये नहीं है कि फ्री में कोई चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है तो उसमें कोई दम नहीं है, आपको पैसे देकर भी आप
5-10 हज़ार का कोर्स खरीदोगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है आपको कम समय में अच्छे से अच्छा दिया जाए। अगर मैं साथ साथ इस डिजिटल बोर्ड पर लिखता हुआ भी पढ़ाऊँ रस को तो ज़्यादा समय लग जाएगा। बाकी मैं उस PDF के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ की, ऐसे नोट्स बनाते चलिए तो आपको चीज़ें क्लास में याद भी होती जा रही है और आप नोट्स भी स्वयं लिखोगे तो अच्छा रहेगा और आपका समय भी है जो बच जाएगा। वरना मैं एक क्लास लूँ जिसमें 20 लाइनें लिखाऊँ और 20 लाइनों को समझाऊँ तो लगभग 40-45 मिनट लग जाती है, आपका टाइम भी चला जाता है। और उन्हीं 20 लाइनों को मैं आपको 20 मिनट में है जो अच्छे से समझ सकता हूँ, आपकी खोपड़ी में बिठा सकता हूँ और आप साथ साथ में लिख भी लोगे, तो वो मुझे ज़्यादा ठीक लगा। बाकी आप सुझाव दीजिएगा, मैं डिजिटल बोर्ड पर भी आपको उस तरीके से ब्रश है जो करवा सकता हूँ। तो जुड़े रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।